हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। दिस इज गीतांजलि राठौड़ और आज अपन पढ़ने वाले हैं जो अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसमें आइसोमेरिज्म चैप्टर अपन ने स्टार्ट करा था, उसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो आज अपन सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप में से भी कोई भी है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको एक पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स चाहिए, तो वो हमारा बच्चों नीट प्रारंभ जो पूरा कोर्स है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बायोलॉजी आपके लिए फ्री है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों फ्री है। तो आप तीनों का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ में आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं आइसोमेरिज्म चैप्टर की। तो आज जो अपन टॉपिक्स लेने वाले हैं, क्योंकि अपन ने जो अपना पिछला लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने आइसोमेरिज्म को देखा था, कैसे आइसोमेरिज्म आया, क्या जरूरत पड़ी आइसोमेरिज्म को आने की, किस तरीके से इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की अपन बात कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आया आइसोमेरिज्म के बाद में फिर अपन ने वहां पर पढ़ा था दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें से स्ट्रक्चरल की अपन ने पूरी बात वहां कर ली थी, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने छोड़ा था जो कि होता है टोटोमेरिज्म, ठीक है। और उसी की आज अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं, बहुत अच्छे से स्टोरी के वे में बिल्कुल समझाने वाली हूँ। फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो में जो अपन आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स में और डिफरेंट सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो जनरल चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि जो आइसोमेरिज्म होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक था आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। और इन दोनों की ही अपन ने यहाँ पर क्या डेफिनेशन होती है वो भी देख ली थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। अच्छा, आइसोमेरिज्म तो सबको पता होगा कि जिनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, जब उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, जब उनका जो 3D अरेंजमेंट होता है स्पेस में वो डिफरेंट होता है। तो स्ट्रक्चरल की अपन ने सारी बात कर ली थी कि इसके क्या होते हैं, रिंग चेन, जिसके टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, रिंग चेन होता है, चेन आइसोमर्स होते हैं। फिर क्या होते हैं बच्चों, पोजिशन आइसोमर्स होते हैं। फिर आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है। और इसी में फिर अपन ने यहां पर देखा था रिंग चेन हो गया, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, फिर मेटामेरिज्म, और आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दैट इज टोटोमेरिज्म, जिसको अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए टोटोमेरिज्म की बात करते हैं। ये सारा अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। बाकी के टाइप जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में से भी, इन सब टाइप में से भी थोड़ा डिफरेंट होता है जो आपका टोटोमेरिज्म होता है। आइए देखते हैं और इसको एक स्टोरी की वे में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, मान लो यहाँ पर इसको एक स्टोरी वे में समझेंगे तो यहाँ पर क्या है, आप मान लो अच्छे से अपने शोले का नाम सबने सुना है, अगर नहीं भी देखी है क्योंकि अभी वाली जनरेशन ने शायद ही देखी होगी, तो फिर उसके हिसाब से भी देखा जाए तो जे वीरू तो सबने सुना है। तो एक तरफ था जे, एक तरफ था वीरू, ठीक है। जे और वीरू आपके ये दो जने थे, दो दोस्त थे, आपको पता ही है, ठीक है। अब क्या होता है, जो जे होता है वो यहाँ पर क्या करता है, जे जाता है यहाँ पर और जाता है मूसी के पास, दोनों जाते हैं मूसी के पास। मूसी सबको पता ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत स्टोरी लाइन सबको पता है, ठीक है। जे वीरू होते हैं और मूसी के पास जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये मूसी के पास जाते हैं तो ये बताता है कि यहाँ पर ये स्टोरी बताता है अपनी जे, कि ये कोई स्टोरी बताता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी इनके गांव में कोई एक नया लड़का है तो उसकी वाइफ जो है वो क्या है, सोनू है। इसने देखा है इसके साथ और इसकी वाइफ क्या है, सोनू है। फिर क्या होता है, वीरू होता है, तो वीरू भी जाता है मौसी के पास और वीरू भी क्या होता है, देखता है इसको इस आदमी को और देखता है और फिर ये बोलता है कि मौसी जो वो आदमी है उसकी जो वाइफ है वो क्या है, मोनू है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है यहाँ पर कि इसकी वाइफ दूसरी है, इसकी वाइफ दूसरी, ठीक है। अब जे ने जो देखा है वो उसके हिसाब से बता रहा है, वीरू ने जो देखा है वो उसके हिसाब से बता रहा है। तो दोनों ही सोचते हैं नहीं मैंने तो देखा है तो मैंने सही सोचा है, और यहाँ पर भी जो आपका वीरू होता है वो भी सोचता है कि नहीं मैंने तो देखा है तो मैंने सही सोचा है। अब क्या होता है, यहाँ पर बात आती है कि मौसी को डिसाइड करना होता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, किसको गलत पता है। तो मौसी क्या करती है, जाती है
और मौसी यहाँ पर देखती है तो वो जैसे ही इस आदमी के घर पर जाती है तो वो देखती है कि इसकी वाइफ सोनू भी है, इसकी वाइफ मोनू भी है। मतलब यहाँ पर उसको समझ में आता है कि जो दोनों बातें कर रहे थे वो दोनों ही सच हैं। और आपका टोटोमेरिज्म में भी ऐसा ही कुछ केस होता है। अब जब आप एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि होता है C6H10O3, ठीक है, तो ऐसे ही दो साइंटिस्ट होते हैं और वो जो दोनों साइंटिस्ट होते हैं, जैसे जे वुरु की कहानी से सुना था, तो जिसमें से एक जो साइंटिस्ट होता है वो इसका स्ट्रक्चर देता है यहाँ पर, तो C3H6 मतलब यहाँ पर ईथर आ रहा होगा, ठीक है, और ईथर के पास यहाँ पर और यहाँ पर ये आपके 3 कार्बन होंगे, ठीक है। अब जिसमें से यहाँ पर अगर अपन देखें, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये 3 कार्बन है और ये यहाँ के 2 कार्बन है, तो ये कितने हो गए, C6 हो गए। और फिर क्या था, H10 और O3, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पर बच रहा है, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, तो ये आपका ऑक्सीजन भी पूरा हो गया। तो एक तो बोलता है कि जो C6H10O3 है उसका फॉर्मूला ये है, और जो आपका दूसरा साइंटिस्ट है वो यहाँ पर बोलता है कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये है। अब अगर फॉर्मूले के हिसाब से चेक करें तो दोनों फॉर्मूले सही है, यहाँ पर भी C6H10O3 आएगा, यहाँ पर भी C6H10O3 आएगा, मतलब दोनों बोल तो सही रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों की जो स्टोरी है, दोनों ने जो रिसर्च करी है वो बिल्कुल सेम है और सही करी है। अब यहाँ पर जो एक साइंटिस्ट है आपका, फॉर एग्जाम्पल ये 1 साइंटिस्ट है और ये 2 साइंटिस्ट है, तो जो आपका एक साइंटिस्ट है वो सोच रहा है कि मैं सही हूं, और वो क्यों सोच रहा है, क्योंकि उसने सारे टेस्ट करे हैं। ये सोच रहा है कि मैंने कीटोन का टेस्ट करा है तो मैं सही हूं, मैंने एस्टर का टेस्ट करा है और टेस्ट पॉजिटिव आया है, मतलब मैं सही हूं। अब जो दूसरा साइंटिस्ट है वो भी सोच रहा है कि मैं सही हूं, और वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पर क्या करा है, अल्कोहल का टेस्ट किया है, ठीक है, और उसने एस्टर का टेस्ट किया है, ठीक है, और अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड की बात करें तो उसने यहाँ पर डबल बॉन्ड भी चेक कर लिया है, ठीक है, तो अल्कोहल और एस्टर ही मैंने, तो उसने इसका टेस्ट करा है। तो यहाँ पर ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि दोनों ने ये जो टेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं ये प्रूव होने के बाद ही दिए हैं। तो अब बात आती है दोनों में से सही कौन है। अगर तो फिर इन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक जैसे मौसी ने क्या करा था, खुद जाके चेक करा था, वैसे ही इनमें से एक साइंटिस्ट ने क्या करा, यहाँ पर दिमाग लगाया और बोला मैं तेरे टेस्ट करता हूं और तू मेरे टेस्ट कर। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब इसने इसके टेस्ट करे तो वो उसके लिए भी पॉजिटिव निकल गया, और जब इसने इसके टेस्ट करे तो वो उसके लिए भी पॉजिटिव निकल गया। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि ये दोनों जो है ये क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दोनों ही स्टेट, जिसकी स्टेट है वो एग्जिस्ट करती है। और फिर वहां से दोनों का नेम पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कीटो है तो इसको बोल देते हैं कीटो, और यहाँ पर आपको दिख रहा है OH और क्या है, डबल बॉन्ड है तो इसको क्या बोल देते हैं, इनोल, इन और ऑल, तो इसको बोल देते हैं कीटो फॉर्म, इसको बोल देते हैं इनोल फॉर्म। और यहां से आपकी जो टोटोमेरिज्म है उस चीज का यहां से इन्वेंशन हुआ। तो टोटोमेरिज्म क्या होता है, अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या है बच्चों, a type of isomerism in which a substance exists in two readily interconvertible different structure। अब यहाँ पर कीटो इनोल क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, लीडिंग टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज नोन एज टोटोमेरिज्म। तो वही चीज, ये दोनों ही जने सही थे, और कैसे सही थे, क्योंकि ये दोनों ही स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, और दोनों स्टेट क्या होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है। तो दोनों ही जो केस था वो सही था, ये अपन को समझ में आ गया, और टोटोमेरिज्म का वहां से क्या हुआ, इन्वेंशन हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, अपन देखते हैं कि जो टोटोमेरिज्म आपका हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कार्बन है जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जब अपन इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पर OH आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो, अगर इस OH को मैं इस तरीके से लिख दूं, OH यहाँ है, तो यहाँ पर जो आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है, सेम स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है, मगर यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर ये आ रहा है कि जो H है वो यहाँ से उठकर यहाँ चला गया। मतलब किसका डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर जो ये आपका मोनोवेलेंट एटम है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर डिफरेंट जगह पर ट्रांसफर हो रहा है। तो यही आपका टोटोमेरिज्म होता है, जब ये जो आपका सिंपल मोनोवेलेंट एटम होता है जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, वो क्या जा रहा है, डिफरेंट जगह पर जा रहा है। तो यहां से अपन एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, ऑसिलेशन ऑफ मोनोवेलेंट एटम,
तो अगर यहां से कोई आपसे पूछे टोटोमेरिज्म क्या है तो क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द ऑसिलेशन ऑफ मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, तो ऑसिलेशन हो रहा है इस मोनोवेलेंट एटम का, कभी यहां पर था कभी यहां पर आ गया, इससे इसका नेम भी हो गया कीटो और इनोल फॉर्म। तो ये चीज अपन बेसिकली कीटो इनोल सिस्टम में पढ़ते हैं, जिसको टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म वेयर आइसोमर्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। टोटोमेरिज्म जो है वो एक ग्रीक लेटर है, लोटो सेम और मेरोस मतलब सेम पार्ट्स। ठीक है, तो यहां से हुआ है। अब यहां पर बात करते हैं इट इज कॉज्ड बाय, अब यहां पर क्या आता है, टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म की बात करते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म क्या होता है, तो जो टाइप्स होते हैं उसमें ये दो तरीके के होते हैं। तो जो टाइप्स होते हैं उसके इसमें ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है एनाइनोट्रोपी। क्या होता है? एनाइनोट्रोपी। अच्छा, यहां से आपको एक वर्ड समझ में आ रहा है, एनायन। तो यहां पर क्या होगा, जो ऑसिलेशन एटम, जो ऑसिलेटिंग एटम होगा वो क्या होगा, यहां पर एनायन होगा। तो एनाइनोट्रोपी पे क्या होगा, ऑसिलेटिंग एटम क्या होगा, एनायन होगा। और वैसे ही जब अपन यहां पर बात कर रहे हैं केटायन के केस की, तो उसको बोल देंगे केटायनोट्रोपी। बहुत सिंपल है, नेम से समझ में आ रहा है, एनाइनोट्रोपी केटायनोट्रोपी। और केटायनोट्रोपी में क्या होगा, ऑसिलेटिंग एटम क्या होगा, केटायन होगा। ठीक है, और जो अपने पास ये सब चीजें हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर केटायनोट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्दर डिवाइड होता है डायड सिस्टम और ट्रायड सिस्टम में। अब आप बोलोगे मैम डायड ट्रायड ये तो कुछ कॉम्प्लेक्स आ गया, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। डायड का मतलब है जब दो एटम्स के बीच में हो, मतलब जो ऑसिलेशन है वो 1-2 एंड 2-1 के बीच में हो। ऑसिलेशन इज बिटवीन, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑसिलेशन इज बिटवीन, जब ऑसिलेशन जो है वो 1-2 और 2-1 के बीच में हो तो उसको क्या बोल दोगे आप, डायड सिस्टम। डायड से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो कोई चीजों की बात हो रही, तो 1-2 और 2-1 पोजीशन की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ये 1 है, ये 2 है, अब क्या हो रहा है, वही हो रहा है। अब क्या हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो 1-2-2-1 के बीच में ही क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। और अपने पास जो नेक्स्ट सिस्टम आता है वो है ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम में क्या होता है, जब ऑसिलेशन यहाँ 1-2-3 एंड 3-2-1 के बीच में हो तो इसको क्या बोल देते हैं, ट्रायड सिस्टम। जैसे अगर आप इस केस की बात करोगे तो इस केस में भी क्या है, 1-2 और यहाँ पर क्या है, ये 3 एटम है, इनके बीच में ही ऑसिलेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखोगे तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, तो यही ऑसिलेट हो रहा है। और ऑसिलेशन कितने एटम्स के बीच हो रहा है, 3 एटम के बीच में। इसमें जो आपका एक और केस होता है जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये जो आपका HH वाला केस होता है, और फिर यहाँ से इनके बीच में टोटोमेरिज्म होता है और यहाँ पर OH आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है और ये सिस्टम इस तरह का आपका हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 एटम की बात हो रही है। आप देखोगे तो यहाँ पर 3 एटम्स की बात हो रही है, 3 एटम्स इसमें इन्वॉल्व है। एक तो ये ऑक्सीजन है, ये है और ये वाला कार्बन है, तो इन तीनों के बीच में ही शिफ्टिंग चल रही है, तो इसको क्या बोल देंगे, ट्रायड सिस्टम। तो सिर्फ इतना सिंपल था कि डायड और ट्रायड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कीटो और इनोल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर क्या है, ये वाली जो फॉर्म है जो अभी जस्ट मैंने बनाई थी उस फॉर्म को बोलते हैं कीटो, इस फॉर्म को बोलते हैं इनोल। अब यहाँ पर जरूरत आई कि मैम कीटो इनोल 2 फॉर्म्स तो आ गई, मगर इन दोनों में से भी अगर देखा जाए कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो क्या होगा, तो इन दोनों की एनर्जी निकाली गई और जो इसकी एनर्जी आती है वो आती है 361 KCl और जो इसकी एनर्जी आई वो आई 343 KCl। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, और वो चीज क्या थी कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो किसकी ज्यादा है, यहाँ पर कीटो फॉर्म की ज्यादा है, और जो बॉन्ड एनर्जी है इनोल फॉर्म की वो क्या है, कम है। तो मतलब यहाँ पर आप एक चीज यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हो, और वो पॉइंट क्या है कि कीटो फॉर्म डोमिनेट ओवर इनोल फॉर्म। ये छोटी सी चीज आपको आनी चाहिए कि जो आपकी कीटो फॉर्म होती है वो क्या होती है, इनोल फॉर्म में ज्यादा डोमिनेट करती है। ठीक है, तो कीटो और इनोल में से भी अगर कोई पूछ ले कौन ज्यादा डोमिनेट करती है तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, आपकी कीटो फॉर्म हो जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पर अपन डिफरेंट डिफरेंट जो इनकी कंसंट्रेशन को जो डिफरेंट चीजें जो अफेक्ट करती है उनकी बात कर देते हैं। जैसे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन कीटो इनॉल कंटेंट। यहाँ पर क्या होता है, सॉल्वेशन, जो जब वाटर के अंदर अगर सॉल्वेंट वाटर के अंदर हो रहा है तो कॉजेस चेंज इन एंट्रोपी इफेक्ट विच इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो क्या होगा, सच इज वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड विच फॉर्म H बॉन्ड विद C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑफ कीटो एंड डिक्रीजेस द इनॉल कंटेंट। मतलब अगर आपने सॉल्वेंट कोई पोलर सॉल्वेंट लिया है तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर H बॉन्डिंग हो जाएगी। और H बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, वही आपको पता है, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और जो H2O है, इनके बीच में यहाँ पर H बॉन्डिंग हो जाएगी और उसकी वजह से जो उसका प्रेजेंट इनोल कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। तो अगर किसी ने इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पूछ लिया यहाँ पर टोटोमेरिज्म के केस में तो क्या हो जाएगा, अगर आप पोलर सॉल्वेंट लोगे तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा इनोल कंटेंट। ठीक है। और इसी का एग्जाम्पल दे रखा है, अगर अपन इनोल कंटेंट बात करें एसिटो एसिटिक एस्टर की, तो यहाँ पर इसका जो इनोल कंटेंट होता है बच्चों वो क्या आता है, 7% होता है मीथेनॉल में, और यहाँ पर 46% होता है हेक्सेन में, और 0.4% होता है वाटर में। अब आप देख रहे हो वाटर में कितना कम है, क्योंकि वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से इसने क्या करा, यहाँ पर इसके जो इनोल कंसंट्रेशन है उसको कम कर दिया। ठीक है। तो ये अपन को समझ में आ गया सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको कैसे पता चलेगा टोटोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है, तो आइए उसी की बात करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है वो तो ये होना चाहिए, अगर यहाँ पर अपन बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि एक सिस्टम होना चाहिए बी और एक सिस्टम होना चाहिए ए, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए की वो ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। ठीक है। और फिर यहाँ पर ये जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp3 कार्बन होना चाहिए। ठीक है। और sp3 कार्बन क्यों होना चाहिए, ये बात अपन ने जीओसी में पढ़ चुके हैं। एसिडिक जो आपका क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो अल्फा कार्बन का होता है, और अल्फा कार्बन कौन होता है, जो डायरेक्टली अटैच होता है किसी भी सिस्टम से, और उसका जो हाइड्रोजन होता है उसको अपन अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो क्या है, द अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी यही होगी कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। फिर अगर अपन यहाँ पर बात करें और किसी कंडीशन की, तो हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन, एक तो अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट हो, फिर अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर अपन किसी और पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो जो आपका कीटो इनोल सिस्टम होता है ना, वैसे तो वो क्या होता है, नेचुरल होता है। आप वहां पर कोई कंडीशन नहीं लगाते कीटो को इनोल में चेंज होने के लिए, नेचुरली वो दोनों चेंज हो जाते हैं एक दूसरी वाली फॉर्म में। मगर अगर आप इसमें एसिडिक और बेसिक कंडीशन लगा दो तो वो जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इन कीटो इनोल एसिडिक और बेसिक कंडीशन is used to catalyze the change। कीटो से इनोल और इनोल से कीटो बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, चेंज को यहाँ पर क्या स्पीड अप करने के लिए एसिडिक और बेसिक कंडीशन लगा सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि sp3 कार्बन होना चाहिए और sp3 कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अच्छा, ऐसा करते हैं, कंडीशन में एक और कंडीशन को जोड़ देते हैं, और वो क्या कंडीशन है, आइसोटोप्स आपने सुना है। ठीक है। जो आपके आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, वो क्या होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ये 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो जरूरी नहीं है यहाँ पर H ही हो, यहाँ पर ड्यूटेरियम भी हो सकता है, ट्रिटियम भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। अब इसको कैसे देखना है, जैसे मान लो आपने क्या करा, यहाँ पर आपने कंपाउंड लिया,
इस तरफ आपका H है और इस तरफ आपने क्या ले लिया, CH3 ले लिया। अब जैसे अपन क्या कर रहे थे, कभी भी किसी सिस्टम में अगर बेसिक कंडीशन होती है तो OH लिखते हैं, तो अगर उसके आइसोटोप हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले ले तो OD हो जाएगा, और अगर वाटर की जगह D2O लिख दे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आइसोटोप है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आइसोटोप होगा ना, ये इस हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो ज्यादा सही होगा इसको बोलना काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज, एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पर, और जो यहाँ पर आपका कंपाउंड बन जाता है वो CD3 बन जाता है और यहाँ H बन जाता है। तो ये आपका होता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अब यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर अपन ने कंडीशन यहाँ पर डिस्कस कर ली है तो कंडीशन डिस्कस कर लिए, तो एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, और क्वेश्चन है ये आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टोटोमेरिज्म। मैं आपको कुछ कंपाउंड दूंगी, कंडीशंस ऑलरेडी मैंने बता दी है, फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर उसका कोई आइसोटोप भी है, ड्यूटेरियम भी है, तो वो भी चलेगा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट यहाँ पर ले लिया कंपाउंड ये, ठीक है, सेकेंड आपने ले लिया वही, अगर मैं आइसोटोपिक की बात कर रही हूँ तो आपने यहाँ पर CD3 ले लिया, ठीक है। थर्ड यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपने यहाँ पर कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया, ठीक है। और फोर्थ केस में अपन बात कर लेते हैं, आपने कोई रिंग ले ली और रिंग पे डबल बॉन्ड O लगा है, ठीक है। फिफ्थ केस में यहाँ पर आपने क्या करा, अब आपने यहाँ पर क्या करा, डबल बॉन्ड O और H ले लिया, और सिक्स्थ में आपने क्या करा है, यहाँ पर एक फिनाइल रिंग है आपकी, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एल्डिहाइड H का मतलब, ठीक है। और सेवेंथ में आपने क्या करा है, एक 3 डिग्री कार्बन ले लिया और फिर डबल बॉन्ड OH ले लिया, ठीक है। तो ये 7 केसेस हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन है जो टोटोमेरिज्म को शो करेगा। अब यहाँ पर क्या है, CH3 है, मतलब यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन है और 2 अल्फा कार्बन के पास 3 और 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक भी प्रेजेंट होता है तो वो टोटोमेरिज्म शो कर सकता है, कि टोटोमेरिज्म के लिए एक ही हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर तो बहुत अच्छे से टोटोमेरिज्म हो जाएगा। इसकी बात करेंगे सिर्फ हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पर भी सेम ही केस हो जाएगा। इधर बात करोगे, इधर भी आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये भी केस आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है, आपका कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, हाइड्रोजन दे रखे हैं, तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। फिनाइल की जो रिंग होती है, ये आपकी जो बेंजीन रिंग होती है, इसमें कोई भी यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होता है, और इधर तो हाइड्रोजन है, तो ये वाला केस भी नहीं होगा। और अगर इस केस को देखोगे तो इसके पास तो क्या है, हाइड्रोजन ही नहीं है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो ये केस भी आपका नहीं होगा। तो इससे समझ में आ गया कौन कौन यहाँ पर क्या करता है, टोटोमेरिज्म शो करता है। तो आइए अब बात करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन से पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो प्रेसेंट इनोल कंसेंट्रेशन है वो किस किस पर डिपेंड करती है। जैसे कि अपन जब जीओसीवी पढ़ रहे थे तो अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, तो अपन देखते थे वो किस किस पर डिपेंड करता है, और फिर उससे अपने जो क्वेश्चंस है वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो प्रेसेंट इनोल कंसेंट्रेशन आपकी एरोमेटिक नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। सेकंड वो डिपेंड करती है यहाँ पर एरोमेटिक नेचर के बाद में यहाँ पर डिपेंड करेगी, वो किस पर डिपेंड करेगी बच्चों, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन पे। फिर यहाँ पर डिपेंड करेगी वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आप इसको चिलेशन से भी समझ सकते हो, जो चिलेशन भी अगर होगा तो उससे भी बहुत ज्यादा वो स्टेबल होगा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इन 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। इसी के साथ में जो वो लास्ट डिपेंड करती है, वो आपने देखा था जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ले रहे थे अपन, तो उसका हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर आप उसकी एसिडिक नेचर की भी बात कर सकते हो, कि जो एसिडिटी है ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी भी अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो प्रेसेंट इनोल निकालने से पहले आपको इन कुछ बातों को ध्यान में रखना है और उसी के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक तरफ तो क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब कॉन्जुगेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, और यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। तो नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट और सेकंड में से तो सेकंड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड का रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है, कॉन्जुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, इस सिस्टम में तो बहुत सिंपल सिस्टम है, यहाँ पर तो इसने यहीं पर ब्रिज हेड पे ही बना दिया, तो ये तो रियल सिस्टम ही नहीं है, नॉट रियल नहीं है ये। ब्रिज हेड पे कैसे, यहाँ पर अपन क्या होता है, ये
जो कार्बन होता है इस पर डबल बॉन्ड हो तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो रियल ही नहीं है। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रिजहेड कार्बन जो होता है आपका ये वाला, इस पर तो हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है कि इसके हाइड्रोजन को ले ले, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या बोला था कि sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन अगर होगा भी सही तो ये देगा नहीं। ठीक है, इस पोजीशन पे अपन कुछ रिएक्शन नहीं करवाते, कुछ भी चीजें नहीं देखते हैं। तो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ से इनोल बन जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो रियल ही नहीं है, तो स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला सिस्टम। तो यहाँ पर सेकंड सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक तरफ डबल बॉन्ड ओ दे रखा है, एक बार 5 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड ओ लगा रखा है। इसका अगर मैं इनोल बनाऊं तो इनोल कैसा बन जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चिलेशन हो रहा है। यही बात करी थी मैंने, चिलेशन आप वहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। ये क्या होता है, इस तरह से बॉन्डिंग हो जाती है तो उसे चिलेशन बोल देते हैं। और चिलेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है यहाँ पर आपके इनोल कंसेंट्रेशन को। तो चिलेशन इसमें अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर देखोगे तो आपको कीटोन दिख रहे हैं दो तरफ। यहाँ पर एस्टर ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एस्टर। ये भी क्या है, एस्टर। यहाँ पर आपका एक कीटोन है और यहाँ पर देखोगे तो ये जो दोनों ग्रुप है ये क्या है, दोनों ही कीटोन है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है बच्चों, कि अपन को अगर कीटोन इनोल कंसेंट्रेशन अपन को देखनी है तो परसेंट इनोल कंसेंट्रेशन में कीटोन तो होना जरूरी है। यहाँ पर तो कीटोन ही नहीं है, तो ये तो आपका लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर एक कीटोन है और यहाँ पर 2 कीटोन है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 2 कीटोन वाला, मोस्ट स्टेबल। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये 3, 2 और 1 इसका यहाँ पर रेशो आ जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी 3 मेंबर्ड रिंग है, इस पर डबल बॉन्ड O है। एक आपकी क्या है, 4 मेंबर्ड रिंग है जिस पर डबल बॉन्ड O है, और एक आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है जिस पर डबल बॉन्ड O है। और अगर मैंने बोला यहाँ पर आपको इनोल कीटोन परसेंट इनोल कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो आप इसका इनोल बनाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसका इनोल बनाया और इसका भी इनोल बनाओगे, और ऐसे ही यहाँ पर इसका भी इनोल बनाओगे। अब यहाँ पर तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि जब 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड रिंग की बात होती है तो रिंग स्ट्रेन, जो कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी से पढ़ा था और HOC के डेटा से पढ़ा था, कि जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। फिर 4 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, मोर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, लीस्ट स्टेबल। तो अगर यहाँ पर अपन ऑर्डर देखें तो यहाँ पर भी 3, 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रेन नहीं है, 5 मेंबर्ड रिंग का स्ट्रेन कम है कंपैरेटिव टू 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने सारे आपके क्वेश्चंस कर लिए हैं जो जो अपन ने टोटोमेरिज्म में देखा था। तो आगे चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, और वह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैंने एक पॉइंट बताया था, जो परसेंट इनोल कंसेंट्रेशन होती है वो क्या होती है बच्चों, आपकी एरोमेटिक नेचर पर डिपेंड करती है, सबसे पहला था। तो यहाँ पर भी क्या करोगे आप, वही परसेंट इनोल कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो इसके लिए क्या करोगे, इनोल फॉर्म करोगे। तो यहाँ पर जो इनोल बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, और अगर यहाँ की इनोल की बात करोगे तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो तो आपको एक, क्योंकि मैंने GOC में पढ़ाया है, ये जो नेचर है आपका ये, और यहाँ पर ऑलरेडी बच्चों एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना भूल गई थी, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड होता है, और ये, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेचर आपको दिख रहा है एंटी एरोमेटिक। कैसा नेचर दिख रहा है, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि आप यहाँ से अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो कितने आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि एंटी एरोमेटिक में होता है। यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरोमेटिक। और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका एरोमेटिक है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपका टोटोमेरिज्म था, जो किस पर डिपेंड करता है, एरोमेटिक नेचर पर डिपेंड करता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन पर डिपेंड करता है, इसी के साथ में अगर चिलेशन या फिर इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग हो रही है, H बॉन्डिंग, तो उस पर डिपेंड करता है, और लास्ट में वो एसिडिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, CH जो अल्फा कार्बन है उसकी। अब अपन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है, जो स्टीरियो आइसोमर्स होता है बच्चों, वो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम है। अच्छा, स्टीरियो का मतलब तो ये नॉर्मल सी चीज तो समझ में आ गया ना, अगर स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो तो स्ट्रक्चर भी सेम होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
same molecular formula and structural formula दोनों सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट डिफरेंट इन स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम। मतलब जो 3D में अरेंजमेंट होता है, स्पेस में अरेंजमेंट होता है एटम का, उससे डिफरेंस होता है। अब आप बोलोगे मैम ये कौन सा स्पेस का चीज है, हमको समझ नहीं आ रहा। आइए सिंपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो ये इसके अलावा जो बाकी की सारी चीजें उसको मैं क्या बोल दूंगी, स्पेस में बोल दूंगी, क्योंकि ये कंपाउंड है, बाकी के सारा जो है इसके लिए स्पेस है। अगर यहाँ पर एक बॉन्ड है इधर, तो ये क्या है, इसका एक बॉन्ड है, तो ये स्पेस में कैसा है, स्ट्रेट है। फिर ये स्पेस में क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, और ये स्पेस में क्या हो गया, नीचे चला गया। तो इसी को आपका क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। स्पेस में वो कैसा अरेंजमेंट है उसका, उसी को क्या बोल देते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। अब यहाँ पर ये जो होते हैं आपके, ये भी दो टाइप के होते हैं, और वो क्या होते हैं, एक तो कॉन्फिगरेशनल होते हैं जिसमें कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है। कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, कि डिफरेंट कॉन्फिगरेशन, इतना ही मतलब है, नेम से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो आपके स्टीरियो आइसोमर्स थे वो एक तो कॉन्फिगरेशन होते हैं, कॉन्फिगरेशन में आपके आता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और एक और आपके होते हैं कॉन्फॉर्मेशनल, ठीक है। तो ये आपके दो तरह के होते हैं जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं। क्या होगा, एक तो होगा कॉन्फिगरेशनल, ठीक है, जिसमें से ज्योमेट्रिकल अपन पढ़ने वाले हैं, और फिर होता है आपका कॉन्फॉर्मेशनल, ठीक है। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कॉन्फिगरेशन का ही जो एक और टाइप होता है जिसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसको पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सच आइसोमेरिज्म व्हिच possess the same molecular and structural formula, वही चीज है जो स्टीरियो आइसोमर्स की है, but differ in the arrangement of atom or group in space due to the hindered rotation around the double bond। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट तो है, पर क्या है, hindered rotation होगी। अब बोलोगे कैसे, तो समझते हैं। यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल इथीन का केस है, इथेन का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो अपन को पता है जो इथीन होता है उसमें क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होता है ना उसकी ओवरलैपिंग होती है। मतलब यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड है ये कुछ इस तरीके का है। तो अगर आप इसको रोटेट करोगे तो कैसे रोटेट होगा, रोटेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। तो यही ज्योमेट्रिकल का केस है ना, केस है क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट होगी एटम और ग्रुप की, बट यहाँ पर एक और कंडीशन होगी कि जो आपकी रोटेशन है वो कैसी होगी, रिस्ट्रिक्टेड। क्या बोलोगे इसको, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या हो जाएगी आपकी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जब भी ज्योमेट्रिकल आपके दिमाग में आए तो याद आना चाहिए कि वहां पर जो रोटेशन होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। और इसको दिमाग में लिया ना कि पी बॉन्ड अगर ऐसे है, ये जो आपके यहाँ पर पी ऑर्बिटल्स है वो ऐसे है और दोनों बीच में से कनेक्टेड है, तो फिर कैसे आप इसको रोटेट कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर जो एक कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की कुछ चीजें लिख रखी है कि पाई बॉन्ड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, साइक्लोएल्केन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप साइक्लोएल्केन रिंग की बात कर रहे हो तो क्या आप किसी रिंग को रोटेट कर पाओगे, नहीं। तो रिंग के अंदर और पाई बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें से किसी कंडीशन पे ही रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशंस क्या होती हैं। तो जो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं, कंडीशन, तो सबसे पहली कंडीशन तो हो जाएगी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए किसी भी कार्बन पे, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी आपके ग्रुप है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप है, ठीक है। अब एक और जो यहाँ पर पॉइंट आता है वो आता है कि जो इसके एटम्स है ना वो क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई हॉरिजॉन्टल है कोई वर्टिकल है, तो फिर उस केस में आप क्या डिफरेंट अरेंजमेंट देख ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर एक और कंडीशन आते हैं, एटम शुड बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो टर्मिनल एटम या फिर टर्मिनल ग्रुप, क्योंकि अपन किसकी बात करेंगे, ये तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला केस हो गया। जो चीज अपन यहाँ पर देखने वाले हैं वो ये टर्मिनल ग्रुप ही है। तो क्या लिखोगे, टर्मिनल ग्रुप, टर्मिनल ग्रुप शुड बी इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में होने चाहिए।
अब यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात करूं एक ऐसे एल्कीन की, ये एल्कीन है और इधर भी एल्कीन है ना। अब मैंने यहाँ पर जो ग्रुप लगाए हैं वो लगा दिए पी क्यू, इधर लगा दिए आर एस, और यहाँ पर भी सेम ग्रुप लगा दिए पी क्यू और आर एस। तो यहाँ पर एक और जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो P और Q है, अगर मैं इसको लिख दूंगी P Q के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q Q, और मैंने यहाँ पर लिख दिया R S के इक्वल है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो S और S। तो ये वाला कंपाउंड फिर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि P, ये दोनों ग्रुप जो होते हैं ये सेम नहीं होने चाहिए, P शुड नॉट बी इक्वल्स टू Q और R भी इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए S के। तो ये कंडीशन भी आ जाती है कि यहाँ पर अगर अपन यहाँ पर इनको P Q R S ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन ग्रुप को अगर अपन P Q R S अज्यूम कर रहे हैं तो जो P Q है वो इक्वल नहीं होने चाहिए और R S इक्वल नहीं होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है मैम क्या P और R हो सकते हैं, हाँ वो हो सकते हैं, बट P Q और R S इक्वल जो कंडीशंस की बात करी है वो इतनी ही है, तो उसके अलावा आप कर सकते हो P Q होना चाहिए, R S होना चाहिए, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में कोई से भी बॉन्ड हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को कैलकुलेट कर रहे हो, सिर्फ कार्बन कार्बन हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर कोई भी रिंग हो सकती है। तो ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में ही आपके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं वही चीज जो मैंने बताई कि जो ग्रुप है वो सेम नहीं होने चाहिए। सेम जैसे यहाँ पर सेम ग्रुप है तो सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी सेम ग्रुप हो गया तो यहाँ पर भी नहीं होगा, मतलब A B के इक्वल नहीं होना चाहिए इस केस में, और X Y के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे अपन इसको अच्छे से समझ पाए। जैसे अगर यहाँ पर देखोगे तो अगर मैं इसको यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है, एक पे तो H है और एक पे ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, तो मैं इसको A लिख देती हूँ, ये पूरे चेन को मैंने A लिख दिया, और एक तरफ क्या है H और H आ गए। अगर H और H आ गए तो यहाँ पर तो P और Q इक्वल हो गए, इस केस में क्या हुआ, ये P और Q इक्वल हो गए, तो यहाँ पर तो अगर इस एल्कीन की बात करें तो इसमें तो यहाँ पर GI नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अपन को GI बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर GI मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ GI। अब अगर इस केस में बात करूं जो बीच वाला केस है तो यहाँ पर क्या है, एक C डबल बॉन्ड C है, एक H है, एक H है, और पूरी तरफ ये वाली कार्बन चेन है जिसको मैं A बोल देती हूँ, और ये वाली कार्बन चेन है जिसको मैं दूसरी कार्बन चेन है तो B बोल देती हूँ। तो यहाँ पर PQ इक्वल नहीं है और यहाँ पर भी क्या है, RS इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इस केस में टर्मिनल के केस में क्या हो जाएगा, GI हो जाएगा। और अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी वही सेम केस है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। पर जब अपन ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो क्या कर देगा, शो GI, क्योंकि एक तो शो कर रही है एल्कीन तो इसीलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल भी GI शो कर देगा। अब इसमें बात करें तो इसमें P और Q इक्वल नहीं है और R और S भी इक्वल नहीं है, सिर्फ इतनी सी कंडीशन देखनी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और P और Q और R और S इक्वल नहीं होने चाहिए और ये एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, शो GI। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर वही 3 बॉन्ड है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो वही HH आ गया। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी CH2 आ गया और यहाँ पर भी क्या है, CH है, तो ये वाला तो शो नहीं करेगा, ये वाला भी शो नहीं करेगा, पर क्योंकि यहाँ पर इस डबल बॉन्ड में एक ग्रुप डिफरेंट है और एक ग्रुप डिफरेंट है तो ये आपका GI शो कर देगा। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या आ जाएगा, शो GI, तो ये आपका GI शो कर रहा है। अब अगर यहाँ पर बात करो तो ये बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर देना। अच्छा, ऐसा होता है ना कि कुछ चीजों को अपन रोक नहीं सकते, मतलब कंडीशन फॉलो हो ना हो, ये क्या है, ये आपका बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन है क्योंकि ये यहाँ पर GI दिखाता है। वैसे कंडीशन तो फॉलो हो रही है, हालांकि लोन पेयर को काउंट नहीं करते, ये लोन पेयर तो मैंने बनाया, लोन पेयर यहाँ पर नहीं दिखेंगे आपको, ऐसे दिखेगा N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर कोई ग्रुप दिख रहा है P और Q। अब ये आपको अज्यूम करना है कि यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा, तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है GI के लिए, मगर ये क्या करता है, GI शो करता है। नो कंडीशन अप्लाइड बट स्टिल इट शोज GI। मतलब ये कैसा केस हो गया, जो सिस्टम के अलग जा रहा है उसको क्या बोल देते हैं केमिस्ट्री में, एक्सेप्शन।
तो ये एक्सेप्शन केस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं N2H2। N2H2 कैसा केस है बच्चों अपना, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। N डबल बॉन्ड N में अगर H आपने सेम साइड पे लिख दिया, या फिर N डबल बॉन्ड N में आपने H क्या है डिफरेंट साइड्स पे लिख दिया। तो यहाँ पर अपन ने देखा था इस केस में कि लोन पेयर होंगे, तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रही है। यहाँ पर क्या है P और Q सेम नहीं है, तो ये भी आपका हो जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या है, शो GI, ये GI शो कर देगा। चलो नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, इसलिए वहां पर यहाँ पर क्या होता है, आइसोमेरिज्म हो जाता है। जैसे जो ये रिंग है, ठीक है, मान लो इसके यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिए, तो मैं बोल दूं कि इस रिंग के अलोंग क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो वो आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करता है। एटलीस्ट 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड रिंग इंडिविजुअली मस्ट हैव अ डिफरेंट एटम एंड ग्रुप अटैच्ड टू इट। वो तो सिंपल सी बात है, P और Q और R और S इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर Cl में यहाँ पर अपन को नॉर्मल सी बातें अपन यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे कि H भी है, ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी होगी तो H होगा। तो यहाँ पर ये वाले ग्रुप सेम नहीं है, ये वाले सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, शो GI। ठीक है, यही चीज लिख रखी है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इस बॉन्ड को। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ किसके अलोंग देखोगे, इस बॉन्ड के अलोंग देखोगे। यहाँ पर रिंग के अलोंग मत देख लेना, जब बॉन्ड के इधर गिवन है तो बॉन्ड के अलोंग ही देखोगे। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ डिफरेंट ग्रुप है, और तो अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो डबल बॉन्ड के अलोंग है ना, ये GI शो नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक आप नोट पॉइंट करके लिख सकते हो। वो नोट पॉइंट क्या है, जो स्मॉलेस्ट रिंग है, स्मॉलेस्ट रिंग which can show GI along with double bond। साइक्लोएल्केन रिंग तो शो करती है, पर साइक्लोएल्केन की रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, तो आप इसको लिख सकते हो along with, क्या लिख सकते हो, along with double bond इज 8 मेंबर्ड रिंग। जो स्मॉलेस्ट रिंग होती है ना, जो GI शो करती है डबल बॉन्ड के अलोंग, वो कौन सी होती है, 8 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पर अगर सिर्फ अपन को डबल बॉन्ड नहीं दिया तो फिर भी अपन कर लेते, पर डबल बॉन्ड दे रखा है तो फिर ये शो नहीं करेगी। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक D है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये किसी H के रिस्पेक्ट में शो कर लेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बन, यहाँ पर कोई डिफरेंट कंडीशन नहीं है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो ये किसके अलोंग शो कर लेगी, यहाँ पर ये शो कर लेगी इस हाइड्रोजन के और D के अलोंग, मतलब रिंग के अलोंग इसने शो GI आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इसमें देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्शन है, और यहाँ पर देखोगे तो डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, तो ये क्या आ जाएगा, शो GI। वैसे ही इस केस में देखोगे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और जो आपके सारे ग्रुप है वो डिफरेंट ही दिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, शो GI। यहाँ पर भी GI शो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इस रिंग के अलोंग देखोगे तो एक हाइड्रोजन है, और क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो फिर यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप है, P and Q इक्वल नहीं है, और R S N S भी इक्वल नहीं है, तो फिर ये भी शो GI आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर इस रिंग के अलोंग देखोगे तो आ जाएगा, एक तो CH3 है, एक H है, एक CH3 है, एक H है। यहाँ पर रिंग के अलोंग देखना है, ऐसे करके देखोगे तो रिंग के अलोंग एक तरफ CH3, एक तरफ H है, एक तरफ CH3, एक तरफ H है, मतलब P और Q इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, शो GI। अब यहाँ पर बात करते हैं इस रिंग की, तो इसमें इसके अलोंग GI शो कर लेगा। यहाँ पर क्या है, एक रिंग है, एक H होगा, यहाँ पर एक रिंग है, एक H होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, शो GI। डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए बस, P और Q। ठीक है, यहाँ पर भी इस रिंग के अलोंग शो कर लेगा, यहाँ H होगा और यहाँ पर भी H होगा। तो इस रिंग को अगर ऐसे देखो तो एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ CH, एक तरफ H है, दोनों ग्रुप्स इक्वल नहीं है, तो इसको भी क्या लिख दोगे, शो GI। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना सिस्टम है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलिन। क्यूमुलिन क्या होता है बच्चों, आपका ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन। डबल बॉन्ड कैसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, आसपास में, एडजेसेंट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा कोई सिस्टम ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपने PQ वही लगाए, PQ
और आर एस। अब यहाँ पर पी क्यू आर एस तो इक्वल नहीं है, मगर आप यहाँ देखोगे तो ये डिफरेंट प्लेन में होगा। एक जो होगा वो आपका फॉर एग्जाम्पल एक अगर ये सीधे प्लेन में है तो ये आपका थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझ सकते हो इस प्लेन में होगा। मतलब दोनों का जो प्लेन है वो डिफरेंट है, डिफरेंट प्लेन में है। और अपन क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए उसमें ये सेम प्लेन में होने चाहिए। तो अगर सेम प्लेन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट शो जीआई। मगर जब आपने यहां पर 3 ऑल्टरनेट यहां पर क्या लिए हैं, डबल बॉन्ड लिए हैं, तो उस केस में जब आपने P एंड Q और R और S को देखा तो यहां पर क्या है, यहां पर देखोगे तो यहां पर भी क्या है, यहां पर इसके अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और ये जो देखोगे यहां पर डिफरेंट प्लेन में है, भले ही ये वाला जो है आपका डिफरेंट प्लेन में है, मगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ में P और Q साथ में नहीं है और R और S जो है वो भी इक्वल नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगा, ये जीआई शो कर देता है। मतलब आपने यहां से एक चीज नोटिस करी कि जब डबल बॉन्ड इवन है तब जीआई शो नहीं कर रहा, और जब डबल बॉन्ड ओड है तो जीआई शो कर रहा है। तो आपने इस कंडीशन को लिख दिया, क्या है, अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर में है तो क्या हो जाएगा, नॉट शो जीआई। मगर अगर जो डबल बॉन्ड है वो ओड नंबर में है तो फिर क्या आ जाएगा, शो जीआई। उस केस में ये जीआई शो कर देगा। तो ये कंडीशन आपको पता लग गई, और ये कंडीशन पता लगते ही आपको समझ में आ गया। अगर आपने डबल बॉन्ड काउंट करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक बार ले लिए 3 डबल बॉन्ड और एक बार ले लिए 4 डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट में 4 डबल बॉन्ड ले लिए, यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, और इस केस में भी यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपने काउंट करा 1, 2 और 3 ओड नंबर में है तो आपने लिख दिया सो जीआई। और यहाँ पर काउंट करा तो 1, 2, 3, 4 इवन नंबर में है तो क्या हो जाएगा, नॉट शो जीआई। मतलब सिर्फ इवन और ओड का ध्यान रखना है। अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर में है तो जीआई शो करेंगे, अगर ओड नहीं करेंगे और ओड नंबर में है तो जीआई शो करेंगे। और यही यहाँ पर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है, जिसमें जो आपकी 2 रिंग्स होती है और वो एक कार्बन से अटैच होती हैं। 1 कार्बन इज कॉमन, 1 कार्बन इज कॉमन बिटवीन 2 रिंग्स। 2 रिंग्स के बीच में एक कार्बन कॉमन होता है। जैसे कि मान लो ये आपकी 4 मेंबर्ड रिंग है और ये आपकी 4 मेंबर्ड रिंग है, तो एक कार्बन कॉमन है तो इसको क्या बोल देंगे, स्पाइरो कंपाउंड। यहां पर भी सेम कंडीशन होती है। यहां पर भी क्या होता है, अगर 2 की कंडीशन है तो वही प्लेन में नहीं होते। यहां पर क्या होता है, प्लेन में नहीं होते, डिफरेंट प्लेन में होते हैं। तो इवन केस में तो ये शो नहीं करता। और अगर अपन यहाँ पर ऑल्टरनेट में यहाँ पर 3 ले लेते हैं रिंग्स तो फिर ये क्या कर देता है, शो जीआई। तो वही कंडीशन है कि यहां पर भी क्या है, यहां पर बीच में इसके अलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गई और दोनों ग्रुप्स मैच नहीं खा रहे हैं तो इसीलिए वो जीआई शो कर देता है। ठीक है, तो ये चीज अपन को समझ में आ गई। ठीक है, अगर ऐसा ही कोई कंपाउंड मिल जाए आपको, क्या मिल गया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरह का कोई कंपाउंड है, ठीक है, और इस तरह के कंपाउंड में क्या करना है, आपको जीआई निकालना है। तो यहां पर आपको दिख गया कि 4 रिंग है और एक में आपको क्या करना है, 3 रिंग है। तो आप क्या कर दोगे, वही चीज जो अपन बात कर रहे थे, ओड नंबर वाला जब केस होगा, अगर ओड नंबर में है स्पाइरो रिंग्स तो जीआई शो कर लेगा, और अगर इवन नंबर में है तो जीआई शो नहीं करेगा, नो जीआई। ये कंडीशन आपकी लग जाएगी। तो अगर आपको 4 स्पाइरो रिंग्स दिख गई और यहां पर कुछ भी आपका पी क्यू आर एस है, ठीक है, और यहां पर भी कोई आपका पी क्यू आर एस है, ठीक है, तो इस केस में तो क्योंकि इवन नंबर है तो नहीं करेगा और इस केस में ऑड नंबर है तो जीआई शो कर लेगा। तो बच्चों यहीं पर अपना जो चैप्टर था आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर वो खत्म होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अपन ने डिटेल में पढ़ लिया है। अब आगे अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझेंगे। तो यहाँ तक का लेक्चर्स आपको कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।